Hello student, today we will start economics, class 10th economics, chapter 4 globalization and the Indian economy. नाम से समझ में आ रहा है globalization means the trade which is done globally, okay? And through this chapter we learn various points, what is globalization, MNCs, the effects on our Indian economy, etc. As you see this picture, as consumer in today's world, some us of has a wide choice of goods and services before us. हमारे पास बहुत सारी choices हैं goods की. The latest model of digital camera or mobile phone or television made by the leading manufacturers of the world are within our reach. बहुत सारे जो मॉडल्स है कैमरा के हो गया या फ़ोन के हो गया टेलीविजन्स के कोई भी चीज़ के हमें बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं आजकल मार्केट में. इफ़ वी डोंट लाइक दिस वन देन वी परचेज द अनदर वन. येस, वी हैव वेरियस ऑप्शन एक्चुअली. एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड्स में ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, आज ये कार, कल वो गाड़ी, आज वो हमें मिल रहा है. येस, तो दिस इज़ हाउ दिस हैपन एक्चुअली. ये हमें को वेराइटीज़, ये चेंजेस हमारे मार्केट में इतना चेंज कैसे आया? थ्रू दिस ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली वी कैन से इट्स अ these effects made through globalization. Such as wide ranging of choice of goods in our market is relatively a recent phenomenon. Yes, in matters of year our market has been transformed actually. कुछ सालों में हमारा मार्केट बहुत कुछ बदल गया है. Yes, how? लास्ट 30-40 साल में कुछ ज़्यादा ही. हाउ? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन दैट वी कनेक्ट विथ अनदर कंट्री एंड अनदर कंट्री ऑल्सो कनेक्ट विथ आवर कंट्री थ्रू this trade. Yes, we exchange our goods so that both of the countries people provide varieties, choices in selection of goods. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. इसमें हम देखते हैं, नाम से समझ में क्या आ रहा है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, ये ग्लोबलाइजेशन में पिक्चर देखो कि कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट है. ये यहाँ से भी हो रहा है, ये यहाँ से भी हो रहा है, वहाँ से भी हो रहा है. दिख रहा है आप लोगों को? तो ये कैसे हो रहा है? ये थ्रू ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो रहा है. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. Yes, what crossed the boundaries of these countries were raw material, foodstuffs, and finished products. Colonies such as India exported raw materials and foodstuffs and imported finished goods. पहले की बात बता रहा है. ये जब कॉलोनियल रूल था कि हम लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल पूरा एक्सपोर्ट कर देते थे और फिनिश गुड्स परचेस करते थे. यस, क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी. बहुत के सारे रीजंस है बिहाइंड दिस. ओके, ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंस कंट्रीज. देखिए बहुत सारी दूर दूर की कंट्री भी एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू ट्रेड. दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज इमर्ज ऑन द सीन. ये सब किसके कारण हो रहा है? जो मल्टीनेशनल कंपनीज है. मल्टीनेशनल नाम से समझ में आ रहा है, मल्टी नेशन, एक नेशन से ज़्यादा में जो अपना बिजनेस कर रही है, यस, अपनी ट्रेडिंग कर रही है. ओके, अब देखते हैं MNCs is a company that owns or controls production in more than one nation. MNCs set up offices and factories for production in region where they can get cheap labor and other sources. मैंने जैसे आपको बताया कि MNCs नाम से समझ में आ रहा है, एक नेशन से ज़्यादा पे जहाँ कंपनी है. फॉर एग्जांपल हम हीरो होंडा का ले लेते हैं. जैसे हीरो होंडा है, हीरो होंडा इंडिया में तो है ही, साथ में इसके बाहर भी गुड्स एक्सपोर्ट होते ही होंगे. बाहर भी इसकी कार्स, होंडा की कार है और ट्रक है, जो भी इसके बनते हैं, ट्रैक्टर, टू व्हीलर, जो भी बनते हैं ना हम लोग, मोटर बाइक्स, तो वो सब क्या है, यूज़ हो रहे हैं. तो यहाँ के साथ साथ बाहर कंट्रीज़ में भी ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं और यूज़ हो रहे हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन. तो ये कैसे अपने MNCs वहाँ सेटअप करती है? वो ऐसी ही जगह पे अपनी ऑफिस सेटअप करती है जहाँ इन्हें चीप लेबर मिले, सारी फैसिलिटी मिले, इलेक्ट्रिसिटी मिले, वाटर मिले, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए सब लगता है. ठीक है, स्किल्ड एंड स्किल्ड दोनों. स्किल्ड मतलब जिनको जो एक्सपर्ट्स एक्चुअली, और अनस्किल्ड मतलब जो नहीं है.
दिस इज़ डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। वो वही सेटअप करेंगे जहाँ उनको प्रोडक्शन कम, कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। जहाँ 10 रुपये का गुड 100 रुपये में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ वो कंपनी सेटअप करके क्या करेंगे, क्योंकि परचेजर ही नहीं होगा वहाँ। यस, इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन. It also has reduced English speaking youth who can provide customer care services. बोलते हैं हम लोगों के इंडिया में बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से टेक्निकल एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, हम लोग के यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें कस्टमर केयर सर्विसेज, इसलिए एमएनसीज हमारे इंडिया में आकर भी इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहती है. एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर द एमएनसीज. और इससे एमएनसीज की 50 to 60% कॉस्ट सेव हो जाती है. द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू द मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस्ड. और ये बता रहा है कि इसी के कारण प्रोडक्शन क्या हो रहा है, एक नेशन से दूसरी जगह आराम से हो पा रहा है और सबको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है. हर कंट्री आजकल एक दूसरे से लिंक्ड है. यस, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन. एक्चुअली में ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस. यहाँ पे एस और जेड का अंतर है, कई लोग ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते, कई लोग ये, तो नो इशू. इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्क. ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम इंटरेक्ट और इंटीग्रेट होते हैं एक दूसरे की कंट्री के पीपल के साथ. क्यों? क्योंकि उनकी चॉइसेस पता करने के लिए. कंपनीज़ एंड वहाँ की लोकल कंपनीज़ जो है और हमारी कंपनीज़ दोनों के प्रोडक्ट में या दोनों के साथ मर्ज हो जाना, ये सब के लिए. एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, गवर्नमेंट भी हम जिस कंट्री में जाते हैं उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि अगर दूसरी की कंट्री की कंपनी हमारी कंट्री में एंटर होगी तो हमारी कंट्री का भी कुछ रूल्स है कि इनको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये है वो है जो भी है. With the increased global interaction comes the growth of international trade ideas and. और इससे हम क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, एक कंट्री दूसरे, अमेरिका इंडिया से, इंडिया जापान से, जापान चाइना से, इस तरीके से हम एक दूसरे से ट्रेडिंग भी कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी चेंज कर पाते हैं, आइडियाज़ चेंज कर पाते हैं और एक दूसरे के कल्चर भी सीख जाते हैं. यस, और आप लोग को तो पता है इंडिया इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भी बोला जाता है. व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली में बोल रहा है. तो देखो, a large part of the foreign trade is also called by the MNC, controlled by the MNCs. For instance, they can manufacture plant of Ford Motors in India. Not only produces car for Indian market, it also export cars to the developing countries and export cars components for its manufacturers around the world. यहाँ पे ये बोलता है कि अब जैसे फोर्ड मोटर्स है तो वो सिर्फ इंडिया के लिए अपने गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करती. यस, इन इंडिया फोर्ड मोटर्स है तो वो सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर, वो वर्ल्ड वाइड अपने गुड्स फोर्ड मोटर्स प्रोड्यूस करती है ना, अपने कार्स है या जो भी उससे रिलेटेड जो ऑटोमोबाइल्स जो भी वो मैन्युफैक्चर करती है, वर्ल्ड वाइड करती है और सबको एक्सपोर्ट करती है, सेल करती है. ठीक है, नॉट ओनली ऑन डेवलप कंट्री बट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज सर. ठीक है, इससे क्या होता है, हर कंट्रीज़ को फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है. ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री. और इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज कर पाते हैं, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर पाते हैं. ओके, व्हाट इज एमएनसीज कंपनी. एमएनसी क्या होता है, नाम से ही बताया, एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज हैज फैसिलिटीज एंड अदर असेट्स इन एट लीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री. एक कंट्री से ज़्यादा. अ मल्टीनेशनल कंपनी जनरली हैज ऑफिसेस or factories in different countries and a centralized head office where they coordinate global market. मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी इनकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होती है. क्यों? क्योंकि नाम से ये मल्टीनेशनल. होम कंट्री मतलब जहाँ की ये है एक्चुअली में. फॉर एग्जांपल डोमिनोज अमेरिका की है. ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी है, जापान में भी, चाइना, वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट है. तो अब इसकी ऑफिस ने यहाँ खरीद लिया तो ये भी तो इसका असेट है, इन्वेस्टमेंट है. यस, तो ये इसकी ऑफिस फैक्ट्रीज जो भी है जहाँ, तो वो सब उसका इन्वेस्टमेंट है ना. तो ये सब क्या है, होम कंट्री के अलावा भी ये पूरे वर्ल्ड वाइड में अपना सेटअप करती है. ठीक है, अपने एसेट्स बनाती है और ग्लोबली डील करती है. ग्लोबली डील करने इनके हेड ऑफिस है जहाँ, वहाँ से इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है और ये उस हिसाब से अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं.
देखो ये पिक्चर में भी है, गूगल है, कोको कोला, याहू, सैमसंग, यूनिलीवर, ठीक है, यूट्यूब, ये सब तो हम लोग वर्ल्ड वाइड, ये सब हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमें पता भी नहीं था नहीं कौन जिससे फ़ोटो बनती है। यस, ना अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। इंटरलिंकिंग नाम से समझ में आ रहा है, एक दूसरे से लिंक करना। तो हम कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं? In general, MNCs set up production where it is close to the market, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. भाई कहाँ जाकर MNCs अपना प्रोडक्शन सेटअप करेगी? ऐसे एरिया में तो नहीं जाएगी जहाँ प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है या कोई और इशू है। वो तो वहीं सेटअप करेगी जहाँ उसे इजली लेबर भी मिल जाए, लैंड भी मिल जाए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, प्लांट बनाने के लिए। यस, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों मैंने बता चुका है। स्किल्ड इज अनस्किल्ड क्या होता है? वो लेबर मिल जाए, ठीक है, उसके बाद उसे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी मिल जाए, रॉ मटेरियल भी इजीली प्रोवाइड हो जाए। तो ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यही आता है, लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, जहाँ से उसके फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस तरीके से आप लोग को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इन एडिशन MNCs might look for government policies that look after their interest। और इस तरह से MNCs हमें प्रोवाइड कैसे होती है, वो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसीज देती है, वहाँ से कंज्यूमर क्या डिमांड करता दिखती है, कंज्यूमर की क्या चॉइसेस है, और उस हिसाब से तो प्रोड्यूस करती है ना वो गुड्स, ठीक है। तो वहाँ की पॉलिसीज़ मतलब भाई कि दूसरी कंपनी हमारे इंडिया की कंट्री में एंटर होगी तो उसे कुछ टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ अलग रूल्स है। यस, उसके लिए अलग पॉलिसीज़ है। हमारी कंट्री को बहुत सारे रिबेट है, सब्सिडीज़ है, उन्हें है नहीं है तो किस में है? यस, जो नेसेसिटी है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक दूसरे से ट्रेडिंग कर पाते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री से, है ना। तो आई होप कि अभी तक जो बता रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो, और मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। MNCs set up factories and offices for production. The money that is spent to buy assets such as land, building machine and other equipment is called investment. Investment made by MNCs is called foreign इन्वेस्टमेंट। देखिए MNCs मैंने पहले ही बोला कि अगर होम कंट्री में कर रही तो वो इन्वेस्टमेंट ही है, लेकिन अब मैं इंडिया की कंपनी अमेरिका में करूँगी, जाकर जापान में, चाइना में, यूरोप में, ठीक है, अफ्रीका में, तो ये सब क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट एक है, लेकिन कौन से क्या बोला जाएगा उसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि मेरी कंट्री में नहीं है, फॉरेन दूसरी कंट्री में। ओके, देखिए यहाँ पे नोकिया है, HSBC, हम लोग दिन भर इन सब चीज़ें डील करते हैं, लेकिन हमें ध्यान नहीं। देखो डेल है, हनी मार्क है, कैप मार्क है, हनीवेल है। ओके, at time, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. The benefit to the local companies of such joint production is twofold. First, MNCs can provide money for additional investment, like buying new machines for faster production. And second, MNCs might bring with them to the latest technology for production. देखिए एक तो हमारी कंपनी के जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में बहुत सारे आर्ट्स है, क्राफ्ट्स है ना, अब इनको वर्ल्ड वाइड मार्केट नहीं मिलता, तो ये MNCs के आ जाने से क्या होता है, ये हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर लेती है, उन्हें न्यू कुछ टेक्नोलॉजी मशीन्स प्रोवाइड कर देती है जिससे हमें हेल्प हो जाए, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है ना। और उससे क्या होता है, हमारे को मार्केट भी मिल जाता है, हमारे प्रोडक्ट भी लार्ज क्वान्टिटी में सेल होने लग जाते हैं। तो ये कारण है जिससे हम MNCs के साथ सेटअप कर पाते हैं। देखिए इसमें भी देखिए अलग अलग और है ना, अमेज़ॉन है, हम लोग डील करते हैं ना अमेज़ॉन से, बहुत सारा ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं, फेसबुक, ट्विटर्स, ये सब में, है ना। चलिए अब एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कैसे इंटरलिंक हुई। देखिए आपकी बुक में दिया है ये, टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNCs, एक कारगिल फूड नाम की कंपनी है जो अमेरिकन कंपनी है, हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज पार्क फूड, जो कि एक स्मॉल इंडियन कंपनी पारक फूड, उसको क्या कर ली, टेक ओवर कर ली। कैसे? पारक फूड हैज़ बिल्ट लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेपुटेटेड। बोल रहा है पारक फूड नाम का जो ब्रांड है वो पूरे इंडिया में एकदम फेमस था। यस, और उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी थी, इसलिए जो कारगिल फूड है हो सकता है उसको ज़्यादा कॉस्ट में अमेरिकन कंपनी है वो ने पारक फूड को ख़रीद ली। ऑल्सो पारक फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ नॉट शिफ्टेड टू कारगिल। पारक फूड के जो फूड्स थे वो तो
सारे फेमस थे ही, यहाँ बता रहा है। उसकी रिफाइनरीज थी जिसको कौन परचेज किया था, जो कारगिल में शिफ्ट हो गई, ऑयल रिफाइनरीज। ओके, कारगिल इज नाउ द लेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बता रहा है कि किस तरीके से कारगिल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया बन गई, जो कि इंडियन कंपनी नहीं है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि पारक फूड को टेक ओवर कर ली। यस, विथ टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली, 5 मिलियन पाउचेस डेली ऑयल का बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बता रहा है कि किस तरीके से इंटरलिंक हुई कंपनी दूसरी कंपनी से। और भी बहुत सारे, कई बार सेल कर देते हैं कंपनी को, यस, कई बार लॉस होता है तो टेक ओवर कर लेती। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। इसकी अच्छी वो भी थी, ब्रांड भी थी पारक फूड की, जिसको कौन कारगिल फूड में कन्वर्ट कर दी, वो अपना टैग लगाने लग गई, है ना। देखो नीचे इस पिक्चर्स में बहुत सारे एमएनसीज हैं जो इंडिया के, देखो माइक्रोसॉफ्ट, IBM, PNG, नेस्ले। नेस्ले देखो इंडिया का प्रोडक्ट है। मैगी खाते हो ना तुम लोग। कोको कोला इंडिया का नहीं है। ठीक है, MNCs इन इंडिया, टॉप MNCs इन इंडिया मतलब क्या बोल रहा है कि नेस्ले भी नहीं है, सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में है। तो ये सब है ना भाई, आके इंडिया में सेट की ना अपना प्लांट, जब तो बेच रही है। कोको कोला 10 रुपये का कोकोला अगर वो अमेरिका से भेजेगी तो आते तक में कॉस्ट उसकी 20 हो जाए। यहाँ वो प्लांट सेटअप करती है, फिर यहाँ वो प्लांट भी अपना जो भी उसका फॉर्मूला है कोको कोला बनाने का वो बता के वो वहाँ यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होती है। यस, और तब हमें ये ईजिली अवेलेबल होता है। यस, अब देखिए, गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम आर एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज वर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे भी है जो गारमेंट्स, फुटवेयर बनाते हैं। इन्हें प्रोडक्शन इस कैरिड, इनका भी प्रोडक्शन चलता है। यस, स्मॉल, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब देखो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दे रही फुटबॉल का, जो तुम लोग की बुक में दिया। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दिस वर डिस्पर्स लोकेटेड इन गेटिंग इंटरलिंक। जैसे आप लोग की बुक में दिया है कि हर वुमेन एट होम इन हर लुधियाना मेकिंग फुटबॉल्स फॉर लार्ज MNCs। आपकी बुक में बता रहा है कि लुधियाना में वुमेन्स क्या करती है, फुटबॉल बनाती है और उसको MNCs को सेल कर देती है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसके भी साथ उसका टाई अप हुआ है। ठीक है, और क्या करती है वो कंपनी, उसमें थोड़ी सी भी फिनिशिंग करके और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी पैकिंग वैकिंग है उसको करके अपना लेबर लगाकर उसे सेल कर देती है। तो इससे क्या हुआ, लुधियाना वुमेन्स को मार्केट भी मिल गया, क्योंकि पहले उनके इतना बड़ा मार्केट नहीं था, और उनके गुड्स की क्वांटिटी भी बढ़ गई सेल होने की। क्यों? क्योंकि वो बड़ी कंपनी का नाम उससे जुड़ गया, है ना। उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था तो कंपनी उनकी हेल्प कर रही है इन्वेस्ट के लिए। तो इस तरीके से कैसे एक दूसरे से मार्केट लिंक्ड होता है, सेल होता है ना, और एक दूसरे से हमारा कॉपरेशन होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री प्रोडक्ट जाता है। दिस इज़ द प्रोसेस एक्चुअली, ये आपकी बुक में दी है ना। अब हम पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट मतलब कैसे एक दूसरे से ट्रेड किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स को, कि अपनी कंट्री से बाहर आओ और बाहर की कंट्रीज में भी अपने गुड्स सेल करो। मार्केट देयर ओन कंट्रीज, प्रोड्यूसर कैन सेल द प्रोड्यूस नॉट ओनली इन द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री बट ऑल्सो compete in market located in another countries of the world, अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं, बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ भी जाकर अपना मार्केट सेटअप करो, उनकी डिमांड्स के बारे में जानो, उनकी चॉइस के बारे में जानो और अपना गुड्स प्रोड्यूस करके वहाँ सेल करो। उससे क्या होता है, कंपनी की गुडविल बढ़ती है, कंपनी के सेल्स बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। यही तो मेन मोटिव होता है उनका, है ना। Similarly, for the buyer, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। और इसके कारण क्या होता है, वो सिर्फ अपनी कंट्री तक सीमित नहीं होते, इनसे उन्हें वर्ल्ड मार्केट मिलता है और वो अपने टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जो भी गुड्स प्रोड्यूस करें वो एक्सपांड करते हैं बाय एक्सपांडिंग इट बाय ट्रांसपोर्टिंग और सेंडिंग, ट्रेडिंग, डूइंग विद अनदर कंट्री। ओके, जो विच इज़ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, जो उन्हीं की कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि आप लोग को पता है चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया, हम लोग के इंडिया में बहुत 60% टॉयज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो चाइना से आए हुए हैं। तो इट मीन्स चाइनीज़ टॉय कैप्चर्ड इंडिया टॉयज़ मार्केट
more than 50%. बिल्कुल true. Why? Because we are using the toys which are manufactured in China. Actually in India the toys companies are not totally extinct. जितनी भी कंपनीज थी वो ख़त्म हो गई. अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, चाइनीज़ टॉय यूज़ कर रहे हैं. जो थोड़ी बहुत जो कंपनीज़ है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तो हम सिर्फ उतने में ही 4 गुड्स 4 टॉय दिखाएं और हम ले आते हैं क्या? नहीं. वी वांट अ वैराइटीज़ ऑफ टॉय एक्चुअली. नो दिस वन, नॉट दिस ये नहीं भैया, ऐसा ये नहीं, ये तो दिख रहा है पिक्चर्स इतनी सारी. तो ये हमें कैसे अवेलेबल है? थ्रू ट्रेडिंग डूइंग विद अनदर कंट्री. यस कि ये इसमें यहाँ पे चाइना का भी टॉय है, जापान से भी कुछ आया हुआ होगा, इंडिया के भी प्रोडक्ट्स हैं. तो इससे हमको वैराइटीज़ मिल रही हैं और हमको इससे हम अपने कॉस्ट, अपने बजट के अंदर अपने चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट ले पाते हैं. यस तो ये बता रहा है कि देखिए चाइनीज़ टॉय इन इंडिया कैसे हमारा मार्केट, टॉय का मार्केट इंडिया में चाइना ने हैंड ओवर किया हुआ है. मोर देन 50%, मतलब बहुत कुछ हैंड ओवर किया. तो आप लोग देखिएगा बच्चे, स्टूडेंट्स की चॉइस में सब में लिखा रहता है पीछे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना. तो मोस्ट ऑफ द टॉयज़ में देखिएगा मेड इन चाइना ही लिखा रहता है, एंड इट इज़ ट्रू. ओके, आगे लास्ट कुछ पढ़ते हैं. Foreign trade and integration of market. In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choices of goods in the market rises. Prices of similar goods in two market tends to be equal. क्या होता है इससे? क्या होता है, ओपनिंग ऑफ ट्रेड एक दूसरे से कंट्री से बढ़ जाता है तो चॉइसेस बढ़ जाती है हमारी. हम 10 रुपये में हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट है, ये नहीं लेना तो ये ले लो, ये नहीं लेना तो ये ले लो. 10 रुपये में हमारे बजट के अंदर हमको जो जिस चॉइस का चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए वो अवेलेबल हो जाता है. कई बार होता है सेम गुड्स है, सब चीज़ें सेम है, फिर भी हमारे को उसमें चॉइस मिल जाती है, प्राइस भी सेम होने के बाद. क्यों? कि कोई उसमें कुछ एक फीचर्स ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है. यस, एंड प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कॉम्पीट विद अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय 1000. बोल रहे हैं यहाँ से भले ही चाइना बहुत दूर है, लेकिन इंडिया का मार्केट और चाइनीज़ टॉय का मार्केट एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि चाइनीज़ टॉय की डिमांड ज़्यादा है इंडिया मार्केट में, है ना. हम लोगों को कुछ न्यू चाहिए हर बार, जो कि चाइना प्रोड्यूस करता है. तो इससे क्या हो रहा है, चाइना भले ही हमसे बहुत दूर है लेकिन फिर भी वो हमारे साथ कंपटीशन कर रहा है हमारे मार्केट में. ठीक है. फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज. एंड इन दिस वे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे के कल्चर चेंज करते हैं, है ना. और इस तरीके से हमने आज अपनी क्लास ख़त्म कर ली. आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द वीडियोज़ so of social science and this also. आई होप कि आज जितना समझाया वो पूरा समझ में आया हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. एंड स्टूडेंट आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस स्लाइड. आज जिसने हम जितना पढ़ा है हमने बुक के सीक्वेंस के, उस सीक्वेंस के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के भेजूँगी. एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपी टुडे ओनली. ओके, क्योंकि वीडियो देखने के बाद अगर तुरंत लिखेंगे तो जो आप समझे हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको और क्लियर हो जाएगा जब नोट डाउन करेंगे तो रिटर्न में, है ना. तो वो आज नोट कर लीजिएगा. अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे होंगी क्वेश्चन आंसर की तो नो इशू, आप उसी सीक्वेंस में लिख लीजिएगा. क्यों? क्योंकि हम जैसा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम उस हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स नोट करेंगे. फॉर एग्जांपल कि हमारा जो प्रोडक्शन है और फॉरेन ट्रेड और इंटीग्रेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में होगा और क्वेश्चन नंबर 6 में होगा, तो आपको 4 और 6 लिखना पड़ेगा. ठीक है. और कल जब पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तो वो वैसे लिख लीजिएगा. ठीक है. तो आई एम सेंडिंग यू PDF फाइल ऑल्सो एंड यू हैव टू नोट डाउन. थैंक यू स्टूडेंट्स.